नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का वो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो सुपर टेट, यूपी टेट या जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं हिंदी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ ताल से है। कंठ और ताल से जो वर्ण निकलता है उसे हम कंठ ताल वर्ण कहते हैं और इसका सही उत्तर है ए। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए। संयुक्त वर्ण वह वर्ण होते हैं जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए उनको संयुक्त वर्ण बोलते हैं। ये मुख्य रूप से चार होते हैं: छ, त्र, ज्ञ और री। यह चार ऑप्शन में सही उत्तर है छ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरे ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है। ऐसी कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है व्यंजन। व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और बिना स्वर की सहायता से ये शब्द बोले ही नहीं जा सकते। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है लेकिन व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व का उच्चारण स्थान क्या है। व का उच्चारण स्थान क्या है। तो अगर आप हिंदी वर्णमाला को ठीक से पढ़े होंगे तो हर वर्ण का एक उच्चारण स्थान होता है। इसी प्रकार से जो व होता है य, र, ल, व, ये सभी दंत और ओष्ठ होते हैं, दंत्योष्ठ कहे गए हैं, यानी कि व का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ है। दांत से, जीभ से और ओठों से कुछ योग से बोला जाने वाला जो वर्ण होता है उसे हम दंत्योष्ठ बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। छ का क्रम जो होता है छत्रज्ञ, जो छ का क्रम होता है वो किस वर्ण के क्रम के बाद आता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वर्णमाला के ऐसे प्रश्न हैं जो कि हर वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं ये बच्चों को परेशान भी करता है। तो ऐसे प्रश्नों से आप बिल्कुल घबराएं नहीं और इसका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखें ताकि कि आपको परीक्षा में कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा घोष वर्ण है। देखिए एक घोष होता है और एक सघोष होता है। तो कौन सा वर्ण घोष वर्ण है। तो इसका उत्तर है म। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रिकाओं में कंपन हो घोष वर्ण कहलाते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इसके अंतर्गत आता है, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा ये तीन ऐसे वर्ण हैं जो 3, 4, 5 के क्रम में रहते हैं, वो घोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग में अगर 5 वर्ण हैं तो इसमें क, ख को छोड़ करके ग, घ, अंग ये तीनों घोष वर्ण कहलाएंगे, जबकि क, ख अघोष वर्ण कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए संयुक्त व्यंजन नहीं है। मैंने बताया था कि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं छत्र, ज्ञ, री, लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक ऐसा वर्ण है जो फ है। जो फ है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। यहाँ का जो सही उत्तर होगा फ। थोड़ा देख लेते हैं कि क, ख जो होता है, छत्र, ज्ञ, ये सब कैसे संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, किन किन दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो छ होता है छत्री, वो क और ख से मिलकर बना होता है। जो त्र होता है वो त और र से मिलकर बना होता है। जो ज्ञ होता है वो ज और इ से मिलकर बना होता है। जो स्र होता है वो श और र से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ये जो 4 संयुक्त व्यंजन है ये कहीं न कहीं 2 वर्णों से बने होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त वर्ण बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में ट वर्ग का सदस्य कौन नहीं है। देखिए ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अ आता है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो नहीं होगा इसका उत्तर वो है ध, क्योंकि ये त वर्ग में आता है। त, थ, द, ध, न ये त वर्ग में आता है, न कि ट वर्ग में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
विसर्ग, विसर्ग क्या है? तो विसर्ग क्या है? संयुक्त व्यंजन है, महाप्राण है, अयोगवा है या अल्पप्राण है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अयोगवा। विसर्ग, विसर्ग दो बिंदी होती है जिसको हम विसर्ग बोलते हैं। अनुस्वार में एक बिंदी होती है और नासिक में आप चंद्र बिंदी का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें देखेंगे कि ये विसर्ग जो होता है वो एक अयोगवा होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ है, विराम चिन्ह का अर्थ है राम के वियोग में विश्राम या आराम होता है या बिछुड़ना होता है या व्यंजन। तो देखिए जो भी विराम चिन्ह होते हैं उसका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, विश्राम या आराम। विराम चिन्ह का प्रयोग ही होता है रोकने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्व है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्व है? तो ऑप्शन है य, श, ल या झ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स। इसका जो माफ करिएगा, इसका जो सही उत्तर है वो है ल। ल को हम पार्श्व व्यंजन कहते हैं। उसका रीजन है क्योंकि पार्श्व व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व अर्थात बगल से निकल जाए, तो उसे हम पार्श्व व्यंजन कहते हैं। यह व की बात करते हैं तो यह व को अर्ध स्वर माना गया है। और उसी प्रकार से जो झ और श है, झ श को हम सघोष या महाप्राण कहते हैं और श को भी अघोष या महाप्राण कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है ज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना है? तो अभी मैंने पिछली बार ही डिस्कस कर लिया था। ज और इ से मिलकर के बनता है, ज और इ से मिलकर बनता है ज्ञ। तो इसका उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अघोष वर्ण का चयन करें। इसमें अघोष गुण है। मैंने बताया था पहला और दूसरे को अघोष कहते हैं। किसी भी जो वर्ण होता है, वर्णमाला होता है, उसमें जो उसका क्रम होता है, पहला दूसरा अघोष होता है और तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा क्या होगा? अघोष होगा। तो किसी भी वर्णमाला के पहला दूसरा व्यंजन को देखने पर हमें पता चलता है कि वह अघोष है। तो इसका उत्तर होगा घ, श, श, ख, क्योंकि ये पहला दूसरा अक्षर आते हैं तो इसलिए अघोष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तालु है, दंत है, कंठोष है, कंठ और तालु है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है कंठ और तालु। ए के उच्चारण का जो सही स्थान है वो है कंठ और तालु। कंठ और तालु से मिलकर बोले जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान के दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो इसका उत्तर है पश्च संवृत। पश्च संवृत प्रकार का यह स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो वो होता है स्वर। स्वर इकलौता ऐसा वर्ण है जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनके लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, जबकि व्यंजन के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं या अयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत। तो आप लोग संस्कृत जब पढ़ते होंगे, जब रूप पढ़ते होंगे तो अकारांत उकारांत पढ़ते होंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा अ। जब किसी वर्ण के अंत में अ आता है तो उसे हम अकारांत कहते हैं। जैसे बालक, बालक, क में अ छुपा हुआ है, इसीलिए यह अकारांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में यो, अंग और अह क्या है?
हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आयोगवा। आयोगवा में चाहे वो किसी वर्ड के ऊपर बिंदी की बात करें या फिर दो बिंदी की बात करें बगल में, ये आयोगवा बिंदी, ये दोनों चीज़ें क्या कहलाती हैं? आयोगवा कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अ, उ, ए और इय। जो स्वर नहीं है तो वो है इय, क्योंकि इय एक व्यंजन है और ये च वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यह स्वर नहीं है, यह एक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। पूर्ण विराम चिन्ह एक खड़ी पाई होती है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो जो हंस विराम होता है, हंस विराम को हम एक और नाम से जानते हैं, इनको हम बोलते हैं कि यह एक त्रुटि विराम है। त्रुटि विराम मतलब जब हम कोई शब्द लिखते हैं और वो शब्द छूट जाता है तो हम एरो करके ऊपर लिख देते हैं, तो इसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं? हंस पद कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।